अब गार्डनर की और कुक की इतनी बातें चली रही थी और यूमी आके बोलती है कि हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली वो बच्चों से अटैच थी तो वो तो उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचेगी। वो बोलती है उनका क्या फ्यूचर होगा अगर उनके फादर को एक ट्रेटर या फिर एक देशद्रोही के नाम से पकड़ लिया जाएगा तो। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. अब ये तीनों इतनी बात कर रहे थे और हैना वही वरांडा में ही खड़ी थी, अपना कुछ काम कर रही थी, कुछ फ्लावर्स अरेंज कर रही थी और ऐसा लग रहा था एज इफ वो तीनों जो है वो जानबूझ के ये बातें जो है वो सुना रहे हैं हैना को। उन्होंने बिल्कुल भी हैना से इन बातों को छुपाने की कोशिश नहीं की। वो इनफैक्ट ऑन पर्पस बोल रहे थे, वो जानबूझ के बोल रहे थे कि वो ये बातें सुन ले और उसे एहसास हो जाए कि जो सर्वेंट्स हैं वो सब अगेंस्ट में जा चुके हैं। वो ये सुनाना चाहती थी दैट दे वर राइट, शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। वो भी जानती थी कि कहीं ना कहीं अपने लेवल पे वो तीनों सर्वेंट्स भी सही हैं, बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी कुड हर सेल्फ नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन एक मन तो उसका कह रहा था कि हाँ वो शायद सर्वेंट्स भी सही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात थी जो उसके मन में चल रही थी और वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी उस बात को कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट क्यों कर रही थी। वो सेंटिमेंटल ऐसा नहीं था कि वो प्रिजनर के लिए कुछ सेंटिमेंटल थी या ऐसा कुछ था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई वो सेंटिमेंटली वो अटैच्ड हो गई थी उससे या फिर एक कोई कनेक्शन हो गया था इमोशनल, इसीलिए वो उस बारे में इतना सोच रही थी। वो कल भी उसके लिए एक प्रिजनर था, वो आज भी उसके लिए एक प्रिजनर था और वो मतलब उसने हमेशा उसको एज अ प्रिजनर ही कंसिडर किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को वो सपोर्ट कर रही थी और वो पॉइंट उसके मन में था कि उसके हस्बैंड ने जो किया वो सही था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। वो अपने आप को ही प्रूफ नहीं दे पा रही थी कि वो सही क्यों था। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वो जो दूसरा पार्ट उसके दिमाग में चल रहा है वो क्या है, क्यों है और वो किस लिए उसके माइंड में दौड़ रहा है। Anyway, let me tell you that my name is Tom. She had only bored her little distance bow. She saw hurt in his eyes and she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in his house. उसे कल भी वो आदमी पसंद नहीं था जब उसने हैना को बोला था कि बाय द वे एनीवे चलो ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है, और वो हल्का सा उसको बो करती है, जैसे जापानीज नहीं झुक के ग्रीट करते हैं किसी को, वैसे ही वो हल्का सा झुक के उसको ग्रीट करती है और उसकी आंखों में कहीं ना कहीं उसे दर्द दिखाई देता है, एक डर दिखाई देता है। बट शी डिड नॉट विश टू ऑसेज इट, लेकिन वो उसको मतलब ऐसे खुरेद के पूछना या उसमें डीप में जाने की उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। डेफिनेटली अब तक उसे समझ में आ गया था कि ये आदमी जो है हमारे घर के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल है, लेकिन शी कैन नॉट हेल्प इट आउट, वो कुछ नहीं कर सकती थी। एज फॉर सडाव ही एवरीडे एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, वो सडाव जो है वो रोज उसके वुंड को, उसकी चोट को, जख्म को केयरफुली ऑब्जर्व करते देखते। स्टिचेस उन्होंने वो गलने वाले लगाए थे, तो जो आखिरी स्टिचेस थे वो भी मॉर्निंग में जो वो खत्म हो चुके थे, और यंग मैन वो जो आदमी था वो मतलब 15 दिन में, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन में वो मतलब पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सडाव जो है वो इतना एग्जामिन करके अपने ऑफिस में वापस चले जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं और एक लेटर टाइप करने लगते हैं चीफ ऑफ द पुलिस को, जिसमें वो पूरा मैटर जो है वो रिपोर्ट करते थे। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो उस प्रिजनर की सच्चाई जो है पुलिस को बता देंगे, क्योंकि अब वो काफी ठीक होने लगा है, उसके स्टिचेस भी जो है वो गल गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब वो टाइप करने लगते हैं, ऑन द 21st of February एन एस्केप प्रिजनर वर वॉच्ड ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इतना लिखते हैं वो कि 21 फरवरी को एक जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो बहता हुआ मेरे घर तक आ जाता है। वो सिर्फ इतना टाइप करते हैं और अपना एक सीक्रेट ड्रॉर जो रहता है, ऑब्वियसली वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो ऐसी चीजें नहीं छोड़ सकते खुली। उनकी ड्रॉर में, टेबल में एक सीक्रेट ड्रॉर भी रहता है जिसको किसी को पता नहीं रहता है। तो वो अपनी सीक्रेट ड्रॉर ओपन करते हैं और वो अनफिनिश्ड लेटर जो है वो सीक्रेट ड्रॉर में सीक्रेट ड्रॉर जो उनकी टेबल का रहता है उसमें रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। अभी लेटर उन्होंने पूरा टाइप नहीं किया, उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख चुके थे कि उस एनिमी की वजह से घर में काफी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी और सडाव और हैना को काफी दिक्कतें आने लगी थी। सर्वेंट्स जो है वो काफी अगेंस्ट हो गए थे और कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था। सो लेट्स कंटिन्यू। 7th डे मतलब उस एनिमी के ऑपरेशन के 7वें दिन 2 चीजें एक साथ हुई।
सुबह जो सर्वेंट्स थे वो सारे सब छोड़ के घर चले गए। जब उन्होंने 7 दिन तक देखा कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस को बता रहे हैं, उसको ट्रीट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे। Their belongings tied in the large square cotton kerchiefs. उनका जो सामान था वो उन लोगों ने सब एक कॉटन की पोटली बना के सारा सामान रेडी रखा था कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं। जब हैना उठी सुबह मॉर्निंग में तो घर का कोई भी काम किया हुआ नहीं था, ना घर साफ था, कुछ भी किया हुआ नहीं था, ना घर साफ था, ना खाना बना था, और उनके सामान जिस तरह से बंधे हुए थे वो समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। She was dismayed and even terrified. वो डिसमेड थी, शी वॉज वेरी एंग्री एंड इवन टेरिफाइड। वो डरी हुई भी थी और गुस्से में भी थी। जाने की वजह से गुस्से में थी और डरी हुई थी कि ऐसा ना हो कि ये लोग बाहर जाके पुलिस को कुछ खबर दे दें। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन उसका जो एक प्राइड था, बीइंग अ मिस्ट्रेस, मतलब मैं मालकिन हूं तुम लोगों की, वो मालकिन वाला जो उसका घमंड था, उसने उसको फोर्स, मतलब उसने उस घमंड ने, उस गर्व ने उन लोगों के सामने अपना वो डर दिखाने के लिए दिखाने नहीं दिया उसको। उसके अंदर वो गर्व आ गया कि मैं इनकी मालकिन हूं, मैं इनके सामने अपना डर कैसे शो ऑफ कर दूं। तो उसने वो डर जो है वो उन लोगों के सामने नहीं दिखाया। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। इनफैक्ट उसने अपने वो उस गर्व के साथ ग्रेसफुली अपना सिर जो है वो ऊंचा रखा जब वो लोग उससे मिलने आखिरी बार जाने से पहले उससे मिलने किचन में आए। शी पेड देम ऑफ। उन्होंने हैना ने उन लोगों को जितना उनकी सैलरी बनती थी वो दी, और जो भी कुछ उन लोगों ने किया था, मतलब अभी तक जितनी भी सर्विस उन्होंने दी थी उसके लिए थैंक यू बोला। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई। वो लोग रो रहे थे लेकिन हैना, उसका जो प्राइड था, उसके उस प्राइड ने उसे रोने भी नहीं दिया। वाई हाउ कुड शी क्राई इन फ्रंट ऑफ हर सर्वेंट्स। तो उसने थैंक यू बकायदा बोला। इतनी कर्टसी थी कि उसने जो भी उन लोगों ने अभी तक सर्विस उसे दी थी उसके लिए थैंक यू बोला, बट वो रोई नहीं। कुक और गार्डनर तो उस घर में तब से काम कर रहे थे जब से सडाव एक छोटा बच्चा था। सडाव खुद एक छोटा बच्चा था, वो तब से उस घर में काम कर रहे थे, और आज सडाव के बच्चे उस घर में खेल रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। वो भी कितना रो रहे थे। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। और यूमी जो थी उसे बच्चों की वजह से रोना आ रहा था, सडाव के बच्चों की वजह से, क्योंकि वो उन बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच थी। वो इतना ज्यादा रो रही थी कि उसको जाते जाते वो वापस दौड़ के वापस बच्चों के पास गई, उनके कमरे में उनसे प्यार दुलार करके। उसका मन नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन उसने मन बना लिया था कि जाना है। और वो इतना रो रही थी बच्चों को लेके कि वो दौड़ के वापस बच्चों के पास जाती है और उन्हें प्यार से सहलाती है, दुलार करती है। फिर वापस आती है वो हैना के पास और बोलती है कि अगर बेबी जो छोटा बच्चा था, जो 3 महीने का छोटा बच्चा था, वो तो बिल्कुल हैना से ज्यादा यूमी के पास रहता था, इसीलिए वो तो और ज्यादा अटैच था। तो वो बोलती है कि अगर बेबी मुझे बहुत ज्यादा मिस करे आज की रात तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग बैक टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। तो वो कहती है मैं अपने पुराने घर वापस जा रही हूँ, तुम्हें पता है कहाँ है वो। तो अगर बच्चा आज रात कुछ ज्यादा ही मुझे मिस करे, क्योंकि वो बच्चे सोते तक यूमी के पास थे, यूमी सुलाती थी तो ही वो सोते थे, तो अगर वो बहुत ज्यादा मिस करे मुझे तो तुम मुझे बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा बोल के यूमी जो है वो भी जाने लगी। थैंक यू, हैना ने सिर्फ एक स्माइल के साथ थैंक यू कहा, लेकिन वो मन में अपने आप से बोल रही थी कि बच्चे चाहे जितना भी रोले मेरा, लेकिन मैं यूमी को वापस नहीं बुलाऊंगी। वो उसका प्राइड था, एज अ मास्टर उसका घमंड था कि कोई बात नहीं, रोने दो, मेरे बच्चे रोएंगे तो मैं संभाल लूंगी, चुप करा लूंगी, लेकिन मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी। वो अपने आप को कह रही थी। उसने खुद ब्रेकफास्ट बनाया, सडाव ने उसकी हेल्प की बच्चों को संभालने में, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। सर्वेंट्स के चले जाने के बाद वो लोग अपने अपने काम पे लगे। हैना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सडाव ने बच्चों को संभाला, हैना की हेल्प की, लेकिन किसी ने एक दूसरे से भी कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ एक दूसरे को इतना बताया कि जो सर्वेंट्स हैं वो चले गए। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सडाव। लेकिन एक बार जो ब्रेकफास्ट हैना जो है वो उस एनिमी को, उस प्रिजनर को देकर आई, मॉर्निंग फूड उसका ब्रेकफास्ट देकर आई, और उसके बाद वो वापस सडाव के पास आती है और उससे बोलती है कि हम साफ साफ क्यों नहीं देख सकते कि हमें क्या करना चाहिए। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। हमें साफ साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमने अभी तक इसको घर में क्यों रख रखा है। इवन सर्वेंट्स को भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए।
तो हम दूसरे जापानीज से इतने अलग क्यों हैं? अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, अब वो बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों कंफ्यूज थे कि क्या करा जाए उस एनिमी के साथ। तो वो आके पूछती है कि हम साफ साफ क्यों नहीं देख सकते, जब सर्वेंट्स को भी दिख रहा है कि क्या करना चाहिए, इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? हम दूसरे जापानीज से इतने अलग क्यों हैं? वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज? वो पूरी फ्रस्ट्रेट होकर अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो इस क्वेश्चन के फॉर्म में सडाओ के सामने निकाल देती है। सडाओ उसको कुछ भी आंसर नहीं देता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद वो जो है वो प्रिजनर के रूम में जाता है और वहां पर ब्रिस्कली मतलब बड़े ही शार्पली बोलता, सडाओ उसके प्रिजनर के रूम में जाता है और वहां बड़े ही स्ट्रांगली बोलता है कि आज तुम अपने पैरों पर उठ सकते हो, मैं चाहता हूं कि आज तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए उठो, कल हम थोड़ा सा और ज्यादा वक्त के लिए ट्राई करेंगे। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और ये तुम्हारे और हमारे सबके लिए अच्छा होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है वो वापस गेन कर लो, मतलब तुम वापस से बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओ। वो उसको एक तरीका क्राइटेरिया बताता है, आज तुम 5 मिनट खड़े हो, कल 10 मिनट के लिए खड़े हो ना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे और जितना जल्दी हो सके तुम ठीक हो जाओ, मेरे तुम्हारे दोनों के लिए वो उतना ही अच्छा है। अब जैसे ही सडाओ ये बात बोलता है, उस लड़के के या फिर उस एनिमी की आंखों में देयर वाज अ फ्लिकर और ऑफ टेरर, हल्का सा डर जो है वो उस आदमी के चेहरे पर दिखाई देता है। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, वो चेहरा जो अभी भी बहुत फीका फीका सा था, अभी भी पूरी स्ट्रेंथ उसने गेन नहीं की थी, उसके चेहरे पर एक हल्का सा डर दिखाई देता है। लेकिन वो लड़का सिर्फ ओके बोल के चुप रह जाता है, वो सिर्फ धीरे से बोलता है ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, लेकिन वो दिख रहा था उसके चेहरे पे, इट वॉज एविडेंट, दिखाई दे रहा था, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। वो ओके बोलता है लेकिन वो कुछ और भी बोलना चाहता है। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। तो वो बोलता है कि मुझे लगता है डॉक्टर कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मेरी जान बचाने के लिए। वो लड़का सडाओ को बोलता है आई थिंक मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए मेरी जान बचाने के लिए। तो सडाओ बड़े ही कोल्डली, बड़े ही प्लेनली बोलते हैं डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतनी जल्दी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी जल्दी थैंक यू देने की जरूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली सडाओ ने समझा दिया था कि समझ जाओ अभी जो मैंने किया है वो कुछ और है और हो सकता है आगे तुम्हारे साथ और कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही सडाओ ने ये बात बोली कि इतनी जल्दी थैंक यू देने की जरूरत नहीं है, वो जो डर था वो डर उस लड़के के चेहरे पर वापस आ गया, क्योंकि शायद वो सडाओ की बात का मतलब समझ सकता था। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जो जानवरों के चेहरे पर डर होता है ना जब उनको मारते हैं भगाते हैं, वो जो डर था वो उस लड़के के चेहरे पर उस समय दिखाई दे रहा था। और उसके गले पे जो स्कार्स थे, मतलब वो जो निशान थे टॉर्चर के, वो क्रिम्सन मतलब वो लाल होने लगे थे, मतलब वो कहीं ना कहीं डर की वजह से उसकी मसल्स जो है वो पुल होने लगी थी। Those scars, what were they? Sadao did not ask. पहले तो वो ध्यान से देखता है कि वो स्कार्स, वो निशान कैसे हैं, वो सोचता है, लेकिन उससे कुछ पूछता नहीं है क्या करना मुझे किसी भी चीज के निशान हो। अब एक चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उस 7वें दिन 2 चीजें हुई। तो एक तो हमने पढ़ ली कि सर्वेंट्स जो थे वो छोड़कर चले गए, पहली तो ये चीज हुई। अब दूसरी चीज हुई वो आफ्टरनून में हुई, दोपहर में एक और चीज हुई, और वो सेकेंड चीज ये थी कि हैना जो थी वो शी वॉज वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम्ड लेबर। अनअकस्टम्ड लेबर मतलब, लेबर का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, काम करना, मजदूरी करना। अनअकस्टम्ड लेबर, अकस्टम्ड लेबर मतलब हैबिचुअल, और अनअकस्टम्ड मतलब नॉन हैबिचुअल। अब घर में सारे काम सर्वेंट्स करते थे, और जब सर्वेंट्स छोड़कर चले गए थे तो हैना के सिर पर सारे काम का भार बोझ आया था। तो वो जिस लेबर के, जिस मेहनत के यूज टू नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थी, वो अनहैबिचुअल मेहनत जो उसको करनी पड़ रही थी, वो अपना घर का काम कर रही थी। तो जैसे ही वो अपना काम कर रही होती तो वो देखती है कि एक मैसेंजर जो आया है, वो कोई गेट पर एक मैसेंजर खड़ा है और वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हुए, मतलब कोई आर्मी ऑफिस से या फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो एक मैसेंजर बन के उनके घर पे आके खड़ा हुआ है। मतलब एक मैसेंजर कोई इंफॉर्मेशन कोई देने आया है और वो मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में है, और वो यूनिफॉर्म देख के भयंकर डर गई। वो जैसे ही उसने उस आदमी को यूनिफॉर्म में देखा, उसके हाथ ठंडे पड़ गए, उसको बिल्कुल सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी, वो इतनी भयंकर घबरा गई। अब उसे ये डर सताने लगा कि सर्वेंट्स काम छोड़कर गए और डेफिनेटली उसने पुलिस को जाके
उन लोगों ने कंप्लेंट कर दी है और ये जो ऑफिसर है ये सडाव को पकड़ने आया है। अब वो बहुत बुरी तरह से डर गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे, सब ठंडे पड़ गए। वो दौड़ती हुई सडाव के पास जाती है और हांफते हुए जैसे तैसे जो लड़खड़ाते हुए वो दौड़ती वो जाके देखती है तो सडाव उसको रूम में नहीं मिलता है। अनेबल टू अटर अ वर्ड, मतलब वो कुछ शब्द तक नहीं बोल पाती है, मुंह में से कुछ भी समझ में नहीं आता उसको, वो हाँफ रही होती है। जब तक वो मतलब जाती है सडाव के पास तक पहुंचती है कि वो कुछ समझा सके उसको, तब तक वो देखती है कि वो जो मैसेंजर है वो उसके पीछे पीछे जो है वो गार्डन तक आ गया है और वो वहां खड़ा है। अब वो जैसे ही सडाव को कुछ बोलने जाती है और वो उस मैसेंजर को वहीं अपने घर में खड़ा देख लेती है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बस वो हाथ के इशारे से बताती है कि देखो वो वहां पर खड़ा है। सडाव जो है वो कुछ बुक पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी बुक में से ऊपर उठ के देखते हैं। He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden. वो अपने ऑफिस में थे और उस ऑफिस का दूसरा पार्टीशन जो था वो एक गार्डन में खुलता था जहां से ब्यूटीफुल सी सनशाइन आती थी। तो वो ऑफिसर जो था वो उस गार्डन तक पहुंच चुका था और अभी हैना जो है वो सडाव के सामने उसके ऑफिस में खड़ी थी, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुंह से एक शब्द भी निकाले। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो उसके पास वर्ड्स ही नहीं थे, वो सिर्फ हाँफ रही थी, वो घबरा रही थी बुरी तरह से, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाती है। वो सिर्फ हाथ के उंगली के इशारे से सडाव को जो है वो दिखाती है कि ये ऑफिसर जो है वो तुमसे मिलने आया है। What is it? He asked the messenger and then he rose seeing the man's uniform. वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या काम है, और उसकी यूनिफॉर्म देखकर वो खड़ा हो जाता है। वो उसकी यूनिफॉर्म उसको दिखता है, हाँ भैया रिस्पेक्टेबल डिग्निटरी आया है पहन के, तो वो खड़ा होकर उसको ग्रीट करता है। तो वो मैसेंजर उसको एक मैसेज देता है कि यू आर टू कम टू द पैलेस। वो बोलता है कि तुमको पैलेस पर बुलाया गया। पैलेस मतलब वो जो जनरल की या फिर जो हाई अथॉरिटी की स्पेशल बिल्डिंग थी, जो उसका स्पेशल घर था। वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है बेटा, तो ऑब्वियसली पैलेशियल बिल्डिंग्स जो है वो उस समय बहुत प्रोमिनेंट हुआ करती थी। तो जो बड़े बड़े लोगों के घर होते थे तो उन्हें पैलेस कहा जाता था। तो वो मैसेंजर बोलता है कि तुम्हें पैलेस पर बुलाया गया है। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। याद है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सडाव को वॉर में जाने से लिए इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि जनरल जो थे आर्मी के, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और कभी भी उनकी सर्जरी की जा सकती थी, इसीलिए उनकी सर्जरी के लिए वो सिर्फ सडाव पे ट्रस्ट करते थे और इसीलिए सडाव को वॉर में नहीं भेजा गया था, उन्हें जापान में ही रख लिया गया था। तो वो मैसेंजर आके बोलता है कि जो जनरल है उनको दोबारा दर्द शुरू हो गया है। तो हैना बोलती ओह इज दैट ऑल, बस यही था। अब उसके मन में तो इतना बड़ा डर था, तो जब वो जनरल की बात सुनती तो बोलती ओह बस यही था। तो मैसेंजर शॉक हो जाता है, ऑल इज दैट नॉट इनफ, मतलब तुम बोलना क्या चाह रही हो, बहुत बड़ी बात ये पूछ रही हो कि बस यही था, बस क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि जनरल को पेन स्टार्ट हो गया है। तो वो बोलती है हाँ 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 बिल्कुल है आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब वो समझती है कि हाँ उन लोगों के लिए जनरल का पेन एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो समझ रही थी। तो फिर वो बात संभाल लेती कि हाँ 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 कोई बात नहीं। और फिर सडाव जो है वो आता है हैना को गुड बाय बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूँ करके। तो वो किचन में बैठी हुई होती है, कोई काम नहीं होता है उसके पास, पूरी तरह से थकी हुई, दिन भर के काम से रगड़ के वो पूरी तरह से थकी हुई किचन में बैठती है। बच्चे जो है वो सो रहे होते हैं, तो उसे थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि ये जो पूरा एग्जॉस्टिव डे रहा है काम का, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और उससे भी ज्यादा वो जो डर था, अभी थोड़ी देर पहले जो वो दौड़ कर आई थी और वो जो उसके मन में डर की वजह से ऊपर से नीचे तक जो वो हिल गई थी, उस डर से अपने आप को वापस नॉर्मल स्टेज में लाने में उसे वक्त लग रहा था थोड़ा, इसीलिए वो थोड़ा शांति से बैठकर अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है। तो सडाव जो है वो उसके पास आता है उसको गुड बाय बोलने के लिए, और वो वहां पर देखता है हैना की कंडीशन को, तो वो समझ जाता है कि एक तो दिन भर के काम से थकी हुई, बच्चे अब जाके सोए हैं तो इसे थोड़ा टाइम मिला है, और जस्ट थोड़ी देर पहले जो हुआ उस बात का जो डर इसके मन में था, उस डर से रिलैक्स होकर ये अपने आप को शांत करने के लिए यहाँ बैठी है। तो जब वो उसके पास जाता है तो उसको बोलती है आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, बोले मुझे लगा कि ये तुमको अरेस्ट करने आए, क्योंकि अब तो मन में एक ही डर बचा है ना कि कहीं सर्वेंट्स जाके बाहर पोल ना खोल दें। तो वो बोलती है मुझे लगा है तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। और उस दिन सडाव को रियलाइज हुआ कि एक एनिमी की वजह से मैं अपनी वाइफ को कितना मेंटली टॉर्चर दे रहा हूँ, कितना मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ।
तो वो उसकी तरफ बड़े ही एंशियसली देख रहा, बड़े गौर से वो उसकी तरफ देखता है और वो फिर उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए, एटलीस्ट तुम्हारी खुशी के लिए तो मुझे इस आदमी से किसी भी तरह छुटकारा पाना ही होगा। वो अब खुद डिस्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, somehow I must get rid of him। वो बोलता है कुछ भी करके किसी भी तरह अब एटलीस्ट तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी स्थिति देखते हुए अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तो अब मुझे इस आदमी से किसी तरह से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। बहुत हो गया, अभी तक जो हो रहा था ठीक है, लेकिन आज तुम्हें इतना घबराया हुआ और तुम्हें इतना परेशान देख के सडाओ हैना को बोलता है कि अब एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो जल्द से जल्द मुझे इस आदमी से छुटकारा पा ही लेना है। और इतना बोल के सडाओ जो है वो जनरल के पास चला जाता है। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। In our last class we had studied till the point where Sadao goes to the general और सडाओ के पास एक मैसेंजर आता है जो ये बोलता है कि जनरल की तबीयत खराब है तो उन्हें इमिडिएटली बुलाया गया है। नाउ from today we'll read from the point where Sadao goes to the general and what all talks take place between him and the general. Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. अब इससे ये पता चलता है कि सडाओ जब गया जनरल को देखने तो उन्होंने पूरा बता दिया था कि कैसे वो अमेरिकन सोल्जर उनके घर तक पहुंचा और किस तरह उन्होंने उसको ऑपरेट किया और उसको ठीक किया। तो वो पूरी स्टोरी जो थी वो जनरल को पर्सनली मिलके बता चुके थे, सब कुछ समझा चुके थे। तो जनरल बोलते कि हाँ मैं समझता हूँ, उस चीज़ को मैं जानता हूँ, मैंने भी एक डिग्री ले रखी है प्रिंसटन से जो कि अमेरिका में है, जो कि काफ़ी कम जापानीज़ के पास है। अब ये लाइन यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि इससे ये पता चलता है दैट द जनरल वॉज सो इनटू हिमसेल्फ, मतलब वो अपने बारे में ही सोचने वाला था, इंसान था। हाँ, वो एक अच्छी पोस्ट पे था, सब कुछ था, लेकिन वो ज्यादा अपने बारे में सोचता था। ही वॉज मोर और लेस सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। तो वो बोलता है सडाओ उसको कि योर एक्सीलेंसी, ये ऑनर में उनके रिस्पेक्ट के लिए बोलता है कि मैं बिल्कुल भी उस आदमी की बिल्कुल भी केयर नहीं करता हूँ, लेकिन बस ये है कि मैंने उसको इतना सक्सेसफुली ऑपरेट किया है, इतनी सक्सेस के साथ मैंने उसका ऑपरेशन किया है। तो जनरल कहते हैं यस it only makes me feel you more indispensable to me. Evidently you can save anyone. You are so skilled. तो यहाँ भी जनरल को अपनी सूझ रही है। सडाओ बोलता है कि मैंने इतना मतलब सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन कर दिया है। तो जनरल बोलते हैं हाँ अब तो मुझे और बिल्कुल कोई शक रहा ही नहीं तुम पे, तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। अब तो मैं और ज्यादा तुम पर भरोसा करने लगा हूँ, क्योंकि उन्हें सडाओ पे ट्रस्ट था, इसीलिए तो सडाओ को वॉर में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि जनरल की तबीयत का ध्यान उन्हें रखना था। तो ये बात सुन के तो जनरल बोलते हैं अब तो मुझे और ज्यादा भरोसा हो गया, तुम इतने स्किल्ड हो कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तो अब सडाओ तो अपनी बात कर रहा, अपनी परेशानी बता रहा, और जनरल अपना अलग ही राग गा रहे हैं। वो बोल रहे तुम क्या कह रहे थे कि मैं जैसा आज छोटा सा जैसा अटैक आज मुझे आया है वैसा एक और अटैक मैं सहन कर सकता हूँ, मेरी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है। तो वो एनिमी की बात तो पता नहीं कौन से गड्ढे में चली गई। जनरल जो है वो अपनी तबीयत का राग जो है वो सडाओ के सामने गाने लगे। तो सडाओ भी उनको कहते हैं कि हाँ आप एक से ज्यादा अटैक और नहीं बेयर कर पाएंगे, नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा अटैक अब आपकी बॉडी और जो है वो नहीं बेयर कर पाएगी। देन सर्टनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो अब तो जनरल की खुद की हेल्थ पे या खुद की लाइफ पे बात थी, तो वो कहते हैं कि अब तो फिर मैं डेफिनेटली तुमको कुछ नहीं होने दे सकता, क्योंकि अब तो उनके माइंड में ये था ना कि सडाओ को अगर कुछ हो गया और उसके बाद उन्हें अटैक आया तो उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो डॉक्टर सडाओ पे था, इतने स्किल्ड डॉक्टर थे वो। तो वो अब एक ही चीज उनके माइंड में चल रही थी कि किसी भी तरह सडाओ को बचा लिया जाए। तो वो सडाओ को कहते हैं फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। द जनरल सेड विथ एंजाइटी, एक घबराहट एक एंजाइटी के साथ जनरल जो है ये चीज सडाओ को कहते हैं। और उनका वो जो लॉन्ग सा जापानीज फेस था वो पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, एक्सप्रेशन लेस हो गया था। इसका ये मतलब था कि वो अपने माइंड में कोई प्लानिंग कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे,
कुछ ऐसा सोच रहे थे जिसकी वजह से डॉक्टर सडाओ भी बच जाए और उस एनिमी से भी उनका छुटकारा हो जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर सडाओ फंसते तो वो उनकी जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। कल को डॉक्टर सडाओ को पुलिस ने पकड़ लिया और उनको कुछ हो गया तो उन्हें कौन बचाएगा। तो अब वो सेल्फिश होकर सोच रहे थे, अब वो सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहे थे और उनके माइंड में कुछ चल रहा था जैसे तो भी वो सडाओ को बचा सके। You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. अब वो बिल्कुल सोच में पड़ते हुए कहते हैं कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते। Suppose you were condemned to death and the next day I have to had an operation. तो अब वो अपने सेल्फिश होके सोच रहे थे कि मानो अगर तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई और अगले ही दिन अगर मेरा ऑपरेशन होना होगा तो क्या होगा। तो अब वो जनरल के सेल्फिश पॉइंट को जो है वो सडाओ ने टच कर लिया था। तो अब जो है वो सडाओ को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि उसके साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जनरल को पता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो उनकी खुद की भी जान पे बना सकती है। वो खुद अपने बारे में भी डर रहे थे। तो जब वो ये बोलते हैं कि अगले ही दिन अगर मेरा ऑपरेशन होना होगा तो क्या होगा, तो सडाओ उनका ऐसे ही उसके साथ छोटा सा उनके मजे लेने के लिए उनसे कहते हैं कि दूसरे सर्जन्स भी तो हैं एक्सीलेंसी। तो जनरल बोलते हैं लेकिन मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view. He sighed. It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. अब क्या हुआ, यहाँ पर एक डार्क ह्यूमर आता है। ह्यूमर मतलब किसी को हंसाने की क्षमता, या फिर हम कह सकते हैं कि एक पुअर ह्यूमर आता है। एक बहुत ही वो एक जोक क्रैक करते हैं जो कहीं से कहीं तक भी ह्यूमरस नहीं होता है, कॉमेडी या फनी नहीं होता है, लेकिन उन्हें अपने आप में ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक क्रैक किया है। अब जनरल सडाओ को कहते हैं, जब सडाओ उनसे कहते हैं कि दूसरे सर्जन्स भी तो हैं, तो जनरल कहते हैं लेकिन नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जापान के जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं तुम्हारे अलावा वो सारे जर्मनी में ट्रेन हुए हैं। वो सडाओ अमेरिका से पढ़ के आया था मेडिसिन, जबकि बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो जर्मनी से मेडिसिन की पढ़ाई करके आए हैं। और जर्मनी, वो कहते हैं, बोले जर्मन के लोग तो इतने रूथलेस होते हैं, इतने ज्यादा क्रूर होते हैं, इतने क्रूअल होते हैं कि वो वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को भी वही क्रूएलिटी सिखाते हैं। तो वो जो जर्मनी से सीखे हुए डॉक्टर्स हैं, वो तो अगर मैं मर गया तो भी कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि इंसान जिंदा है कि मर गया, वो तो यही बोलेंगे अपनी क्रूरता में कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर वो कहते हैं कितने दुख की बात है ना कि हम जर्मन रूथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी को मिला नहीं सकते। मतलब तुम्हारे अंदर अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी है, वो सेंटिमेंट्स, वो इमोशंस हैं क्योंकि तुम अमेरिका से पढ़ के आए हो, वहां के लोगों ने तुमको ये सिखाया है। जर्मन के लोग क्रूर होना सिखाते हैं। तो काश ऐसा होता कि हम ये दोनों चीजें मिक्स कर देते, तो इससे ऐसा होता कि तुम उस प्रिजनर को भी हवाले कर देते पुलिस के कि इसको मार डालो, और फिर मतलब क्रूर बन के तुम उसको पुलिस के हवाले कर देते, और जब मेरी बात आती तो तुम मेरे प्रति सेंटिमेंटल और इमोशनल होके मैं इतना विश्वास कर सकता था कि जब मैं तुम्हारे चाकू के नीचे लेटा रहूंगा, तुम मेरा ऑपरेशन कर रहे होंगे, तब तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरे रक्षा करोगे या मुझे सेव कर लोगे। वो तुम अपनी अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी दिखाओगे, और जर्मन रूथलेसनेस दिखाते हुए तुम उस कैदी को पुलिस के हवाले कर दो ताकि उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मार दिया जाए। और इतना बोल के और जनरल जो है वो हंसने लग जाते हैं। एक बहुत ही अजीब सा अनयूजुअल सा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। वो सिर्फ उनकी बात पर उन्हीं को हंसी आती है, सडाओ को खुद को भी हंसी नहीं आती है। तो वो पूछता है सडाओ से कि जापानीज होने के नाते क्या ये तुम ये दोनों फीचर्स अपने अंदर कंबाइन करके ऐसा कुछ नहीं कर सकते।